दक्षिण सीरिया में इजरायल का रॉकेट हमला हुआ है। दक्षिण सीरिया को लेकर जानकारी मिल रही है कि इजरायल का रॉकेट हमला सीरिया के एयर डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजरायल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर धमाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजरायल के हमले में भारी नुकसान की एक तस्वीरें हैं। और एक और इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन, लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की हालात के जो इस वक्त जो इनपुट्स आ रहे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग अटैक है। दक्षिण सीरिया में इजरायल का रॉकेट हमला, सीरिया के एयर डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजरायल के हमले में भारी नुकसान हुआ है और सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को कंफर्म किया है। एक और बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जो अगली बड़ी खबर है। इसी युद्ध के हालात के मद्देनजर जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के अंदर हमले का मोसाद प्लान, जी हां, ईरान के अंदर हमले का मोसाद प्लान, ईरान के अंदर ही मोसाद करेगा ऑपरेशन। मोसाद के जरिए बदला लेने का संदेश, मोसाद की एंट्री। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरी तैयारी में लगातार दोनों ही मुल्क लगे हैं, ईरान और इजराइल। और स्ट्रैटेजिकली ये कहा जा रहा है कि कोशिशें ये है कि नुकसान ज्यादा हो और जब तक नुकसान समझ पाने की क्षमता एक दूसरे की हो तब तक सब कुछ खत्म कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है आज रात को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रात, क्या आज शनिवार की काली रात होगी? आज फिर ईरान पर हो सकता है बड़ा अटैक। इजरायल के हमले को लेकर ईरान में अलर्ट है। ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजरायल से सीधे टकराव से बचने का निर्देश है। सूत्र बता रहे हैं कि ईरानी मीडिया में हमलों को लेकर चर्चाएं हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको जो 3 जानकारियां हमने दी हैं, एक बार फिर से इनका जिक्र कर देती हूँ। आज रात फिर ईरान पर हमला हो सकता है। क्या ये बड़ी जानकारियां आज इस युद्ध में एक नया मोड़ लेकर आएंगी? क्योंकि शनिवार की रात क्या भारी पड़ने वाली है इन दोनों मुल्कों पर। तैयारियां दोनों ही तरफ से पूरी बताई जा रही हैं। एयर डिफेंस ठिकानों को लेकर इंफॉर्मेशन ये मिल रही है इस वक्त की यहाँ पर टारगेटेड अटैक किए गए हैं। ईरान के अंदर हमले का मोसाद प्लान तैयार है। सीधे टकराव से बचने का निर्देश भी सूत्रों के हवाले से दिया गया है। प्रोफेसर अमिताभ, इन 3 ब्रेकिंग के जरिए युद्ध के इस पॉइंट को बताइए जरा व्यूअर्स को। देखिए, इजराइल पर अटैक ईरान पहले तो मुझे नहीं लग रहा है करेगा। क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है, एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि अमेरिका इसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ईरान अटैक कर दे इजराइल पे किसी न किसी, चाहे उसके इंटरेस्ट पे, तब अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? और अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में। उसको दरकिनार करके इजराइल ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे अभी जो सीरिया पे जो अटैक हुआ था उनके कॉन्सुलेट पे, ईरानी कॉन्सुलेट पे, उस पे इजराइल ने अमेरिका को अंधेरे में रखा था। और बाद में जब उनको पता चला कि ये अटैक उनके द्वारा किया गया है तो उसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। लेकिन जिस तरह से हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जो इजराइल की भीतरी हालत है, वो चाहते हैं कि जो गजा पे अटैक हुआ है इजरायली फोर्सेस का आईडीएफ पे, उससे ध्यान बटाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, बिन्यामिन नेतन्याहू इस समय काफ़ी वीक पड़े हैं। वो जानते हैं कि अगर गजा का युद्ध खत्म होता है तो सारा दारोमदार इस युद्ध का उन्हीं पर फोड़ा जाएगा। यानी उनको ये लगता है कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाए गजा में तो उनके दिन नंबर्ड हैं। यानी वो किसी भी तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू इस वॉर को विस्तृत बनाना चाहते हैं और अमेरिका किसी भी हालत में इस वॉर को विस्तृत बनाने नहीं देना चाहता है। और ये जितने भी इराक में हमले हो रहे हैं या जो ईरानियन इंटरेस्ट पे हमले हो रहे हैं इस रीजन में, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा कि इसमें इजराइल का ही हाथ है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा, 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, जो कहा जाता था सीरिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, उस पे इजराइल ने अटैक किया था। 12 साल तक उसने ओन अप नहीं किया। 2019 में जाके वो ओन अप करता है कि हाँ, हमने अटैक किया था। तो ये किसी को शक नहीं होगा कि इजराइल ही ईरान के खिलाफ जितने इंटरेस्ट है उस पे अटैक कर रहा है। सर, इस बीच मैं एक ऐसा डेटा अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हूं जो बताएंगे कि युद्ध से हमें क्या हासिल होता है। 2 साल के युद्ध काल में कहां कितने लोग मारे गए हैं, यानी हमने कितने अपनों को खो दिया है। एक डेटा सामने आया है, रूस में 50,000, यूक्रेन में 41,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन की बात की जाए तो वहां पर 34,000 से ज्यादा
लोगों के मारे जाने की खबर है। और इजराइल में, वो इजराइल जो सबसे ज्यादा इस युद्ध के टाइम में एक्टिव मोड में है, वहां पर 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई। और इसी तरह आर्मीनिया में 3800 लोगों की जान गई है। अजरबैजान की बात करें तो वहां पर 2800 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 1,33,00,000 से ज्यादा है। और मारे गए लोगों में सिविलियन के साथ साथ सैनिक भी शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर हम डेटा को देखें तो कोई भी इस वॉर के हालात में बचा नहीं है। जो भी निशाने पर आया है उसने अपनी जान को गंवा दिया है। आसिफ रमीज दाऊदी, इस वॉर के हालात में एक बड़ा फैक्ट तो ये है कि चाहे आम हो खास हो, सबकी जानें जाती हैं। लेकिन इजराइल की जो इस वक्त स्ट्रैटेजिक मूव है उसको लेकर जो एक कहा जाता है कि प्रेशर टैक्टिक्स, क्या उसको लेकर फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं दूसरे मुल्क? देखें, सबसे पहली बात जो डेटा आपने बताया 1 करोड़ से ज़्यादा, बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा। और अगर आपने उसमें फ़लस्तीन का भी जिक्र किया, लगभग 35,000 लोग वहाँ पे गए। और ये मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इजराइल का डायरेक्ट उससे कनेक्शन है। अब देखें, ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, इंटरनेशनल लॉज की बात चल रही है। सर, मैं एक फिगर करेक्ट कर देती हूँ। ये फिगर आपने अपने उसमें भी बोला है, कुल मिलाकर ये जो डेटा है वो 1,33,000 से ज्यादा का है। ये मैं करेक्शन चाहती हूँ इस डेटा में। कंटिन्यू सर। ठीक है, तो अब उसमें भी देखें, और 35,000 अगर हम सिर्फ गाजा या फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं या इजराइल का उसमें कनेक्शन है, तो ये देख रहे हैं कि अभी कई महीनों से, मतलब अक्टूबर के बाद से ये जिक्र चल रहा है कि किस तरीके से इजराइल में इंटरनेशनल लॉज के या वॉरफेयर के जो रूल्स होते हैं उसको दरकिनार करते हुए कैसे वहां पे तबाही मचाई। ये दुनिया जानती है, ये यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट से सबने इस पे कोशिशें की कि कैसे भी सीज फायर हो जाए, कैसे जाने बचे, और वो जाने बची नहीं। उसके बाद सिलसिला ये शुरू हो गया। तो अभी कई ममालिक ने इस पे अपनी अपनी राय दी डीएस्केलेशन में, जिसमें एक आदमी जैसे ओमान ने यह भी कहा कि इसके रूट कॉज को देखने की सख्त जरूरत है। आखिर इतनी जानें जो जा रही है, 1 लाख से ज्यादा, अभी कुछ चंद सालों की बात कर रहे हैं, एक एक जान कीमती होती है। इतनी जानें जा रही है, उसका अल्टीमेट कहीं ना कहीं असर हर एक इंसान पे, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो चाहे जापान में हो, सब पे होता है। तो उसके बारे में सोचेगा कौन? तो अगर हम यहाँ पे रूट कॉज की बात नहीं करें, जो थिंक टैंक है, जो वैसी बॉडीज हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस की बात करें, चाहे जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि अभी के इन तमाम चीजों के रूट कॉज पे जाके उसका हल निकालने की कोशिश की जाए। और अगर कोई भी ऐसा मुल्क है जो कहीं भी, चाहे वो दादागिरी कर रहा हो या रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा हो या मासूमों की जान लेने की जो भी वजह दे के कर रहा हो, उस पर रोक तो लगना चाहिए, क्योंकि जान बहुत इंसानियत की बात होनी चाहिए। और वो कौन करेगा? क्योंकि दुनिया जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई है, अलग अलग खेमों में है, और सबको अपना अपना फायदा दिखता है। वो उसको भड़काता, वो उसको भड़काता, और कैसे भी मासूमों की जानें चली जाती रहती हैं। और उसका असर सीधा हमारी जेब में, अगर हम हिंदुस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, वहां पे भी दिखता है। और अगर आप मिडिल ईस्ट में भी देखें कैसे दाम बढ़ने वाले हैं पेट्रोल के, कैसे दूसरे जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ये कोई छोटी मामूली चीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वापस मैं उस पर आ रहा हूं कि यहाँ की जो सोच है, जिस तरीके से मैंने खुद देखा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई तबाही हो, कोई वॉर हो। और मेजर कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर से इस पूरे गल्फ रीजन की, कि ये नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसे पावर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि इसमें और भी घी का काम देके, घी डाल के कुछ उसमें आग को और बढ़ाया जाए। लेकिन जरूरत यहाँ पे समझने की ये है कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, उनके रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 6 महीने से इजराइल जो करता चला आ रहा है, अमेरिका ने कहा कि हम ठीक है, उसको अगर वो डिफेंड करता है तो ठीक है, ऑफेंसिव होने में हम उसके साथ नहीं है ईरान के। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तमाम चीजें सामने आई। अपनी रिटेलिएशन के नाम पे अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में कितना नुकसान हो सकता है, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। और सर, अगर ये ट्रेंड बन गया, अगर ये ट्रेंड बन जाता है, इजराइल ईरान जैसे युद्ध, और हमने बीते 2-3 वर्षों में भी देखा, अगर ये ट्रेंड बन जाता है तो फिर तो हर बार एक मजबूत मुल्क एक कमजोर मुल्क को टारगेट करने की कोशिश करेगा। कमजोर मुल्क की कमियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर ये तो एक सिलसिला, एक पैटर्न सेट हो जाएगा जिस पर बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है आने वाले वक्त में।